हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉय सर्विसेज पार्ट 2 की। आज पार्ट 1 में हमने बात की थी कि एम्प्लॉय सर्विसेज किसे कहते हैं और एम्प्लॉय सर्विसेज क्यों इम्पोर्टेंट होता है। एम्प्लॉय सर्विसेज इंक्लूड्स एनीथिंग एन एम्प्लॉय डीम्स नेसेसरी टू प्रोवाइड एज अ पर्क फॉर एम्प्लॉयज़, यानी कर्मचारी सेवाओं में वह कोई भी चीज़ सम्मिलित है जो एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को अनुलाभ के रूप में देना आवश्यक समझता है। इसी के साथ साथ हमने ये भी जाना था कि यह क्यों इम्पोर्टेंट होता है। और अब आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि एम्प्लॉय सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। एम्प्लॉय सर्विसेज में पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड इंक्लूडेड होता है, एम्प्लॉय सिक्योरिटी इंक्लूडेड होती है, सेफ्टी एंड हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडेड होती है, वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इनके बारे में। इनमें से कुछ पॉइंट्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ को हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड एम्प्लॉय सर्विस में क्या क्या पॉइंट इंक्लूडेड है। इसमें सबसे पहला है हमारा आवर्स ऑफ वर्क, यानी कि कार्य के घंटे। द वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर गवर्न्ड बाय द लीगल लॉ सेक्शन 51 of the Factories Act 1948 specifies that no adult worker shall be required to work in a factory for more than 48 hours in any week। कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक श्रमिक से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक और प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। दूसरा, पेड हॉलीडेज कि कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एन एडल्ट वर्कर शैल हैव वीकली पेड हॉलीडेज। एंड द थर्ड वन इज शिफ्ट प्रीमियम कि कारखानों में जहां 2 से 3 पारियों में कार्य किया जाता है वहां पर कर्मचारियों को ऑड आवर्स के लिए प्रीमियम वाइज के रूप में उन्हें भुगतान किया जाएगा, यानी कि उन्हें कुछ अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा जिसको कि शिफ्ट प्रीमियम कहते हैं। कंपनीज ऑपरेटिंग सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट्स पे अ प्रीमियम to the workers who are required to work during the odd hours shift। And the next is paid vacations under Factories Act 1948 workers who worked 4 to 40 days during a calendar year are eligible for paid vacations at the rate of 1 day for every 20 days वर्कड, यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में अगर एक कर्मचारी ने 240 दिन कार्य किया है तो प्रति 20 दिन के ऊपर उसे एक अवकाश सैंक्शन किया जाएगा जो कि पेड होगा। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं रेस्ट पीरियड्स की कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी एग्जर्शन देने वाले होते हैं, तो ऐसे कार्यों के बीच में अवकाश या रेस्ट आवर्स दिए जाते हैं तो उसको रेस्ट पीरियड कहा जाता है जो कि पेड होता है। और बहुत पॉपुलर वर्ड्स में इनको कॉफ़ी ब्रेक या रेस्ट पीरियड कहा जाता है जो कि ये पेड होते हैं। दस अ वर्कर कैन गेट सम फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट। अब बात करने जा रहे हैं हम पब्लिक हॉलीडेज़ की। सर्टेन डेज इन द ईयर्स आर स्टिपुलेटेड एज पेड हॉलीडेज इन इंडिया एज इंडिपेंडेंस डे, दीपावली, दशहरा, होली, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती एट्सेट्रा आर गेजेटेड हॉलीडेज। यह वह अवकाश होता है जिनके लिए कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम सिक लीव की कि जब एम्प्लॉय सिक होता है और अपने कार्य पर नहीं आ सकता है तो उसको सिक लीव दी जाती है जो कि पेड होती है। और अब बात कर रहे हैं हम लीव ऑफ एब्सेंस की कि जब कर्मचारी कार्य पर नहीं है तब भी उसे भुगतान किया जाता है। दिस कवर्स लीव्स ऑफ एब्सेंस फॉर विच पे इज़ प्रोवाइडेड। एजुकेशनल लीव इज़ गिवन टू मैनेजर्स और मैनेजमेंट ट्रेनीज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। और अब हम बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉय सिक्योरिटी की कि कर्मचारियों को सुरक्षा से संबंधित किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें हम बेसिकली बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी की। तो इसमें सबसे पहला है आपका सेवरेंस पे, यानी कि विच्छेद भुगतान करना। विच्छेद भुगतान यानी जब कर्मचारी को टर्मिनेट किया जाता है तो उसको जो है एक अमाउंट पे किया जाता है जिसको हम सेवरेंस पे के नाम से जानते हैं। दिस प्रोवाइड्स अ वन टाइम पेमेंट व्हेन अ एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड। दिस इज डन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। एंड द नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जिसको कि हम छटनी क्षतिपूर्ति के नाम से जानते हैं। एंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 provides for the payment of compensation in case of
रिट्रेंचमेंट, तो जब कर्मचारियों को कार्य से अलग किया जाता है, छटनी की जाती है, तो उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाती है। द कंपनसेशन इज पेड एट द रेट ऑफ 15 days wages फॉर एवरी completed year of service with maximum of 45 days wages in a year। अब बात करें क्लोजिंग डाउन ऑफ यूनिट कंपनसेशन की। वर्कर्स आर एलिजिबल for compensation as stated above even in case of closing down of undertakings, कि जब undertakings को closing किया जाता है तब भी पेमेंट किया जाता है। इसके बाद बात कर रहे हैं ले ऑफ कॉम्पनसेशन यानी काम बंदी की क्षतिपूर्ति, कि जब कर्मचारियों को टाइम बीइंग के लिए काम अवेलेबल नहीं कराया जाता है तब उन्हें क्षतिपूर्ति की जाती है। इन केस ऑफ ले ऑफ एम्प्लॉयज़ आर एंटाइटल्ड टू ले ऑफ कॉम्पनसेशन एट द रेट इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल ऑफ द बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंसेस फॉर द पीरियड ऑफ देयर ले ऑफ एक्सेप्ट फॉर द वीकली हॉलीडेज। बात करने जा रहे हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की, कि कर्मचारियों को बेरोजगारी बीमा के द्वारा भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऑल स्टेट्स हैव unemployment insurance unemployment insurance compensation laws. This provides for benefits if a person is unable to work through no fault of his own। अगर कर्मचारी की स्वयं की कोई गलती ना हो और उसे फिर भी कार्य उपलब्ध नहीं हो रहा हो, उसके फॉल्ट के बिना ही ऐसी कंडीशन हो, तो उनको पेमेंट किया जाता है। जैसे कि जो है कच्चा माल की आपूर्ति नहीं हो रही हो या फिर मशीनरी को चेंज किया जा रहा हो, तो ऐसे कारणों से कर्मचारी जब कार्य नहीं कर पा रहा है या उसके लिए कार्य उपलब्ध नहीं है तब भी उसे भुगतान किया जाता है। तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। नियोक्ता इनको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के थ्रू उपलब्ध करवाता है। तो इस तरीके से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। और अब बात कर रहे हैं सेफ्टी एंड हेल्थ की, कि एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं। इनमें है सबसे पहला सेफ्टी मेजर्स, कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कर्मचारियों को कुछ सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड कराने होते हैं, जिनमें मेन है क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डस्ट फ्यूम्स एंड ह्यूमिडिफिकेशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड इन्फ्लुएंस, ओवर क्राउडिंग, भीड़ भाड़ से बचाना, लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड स्पिटेंस इनकी व्यवस्था करना, और ख़तरनाक मशीनरियों की घेराबंदी करना, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, and employment of young persons and striking gear and devices for cutting of power। तो ये सारे सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना भी एम्प्लॉय सर्विसेज में इंक्लूडेड है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्कमैन्स कंपनसेशन की, कि श्रमिक क्षतिपूर्ति करना। प्रोविजंस फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन हैज़ ऑल्सो बीन मेड अंडर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। द एक्ट कंपेल द एम्प्लॉयर टू मेक पेमेंट टू अ वर्कर in case of any injury or an occupational disease specified the एक्ट। अब बात कर रहे हैं हम हेल्थ बेनिफिट्स की, कि एम्प्लॉयज़ को हेल्थ से रिलेटेड क्या सर्विसेज दी जाती हैं। इनमें है सिकनेस बेनिफिट, इसके अलावा है मैटरनिटी बेनिफिट, कि महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ हेतु पेड छुट्टी दी जाती है। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं डिसेबलमेंट बेनिफिट्स की, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो कार्य पर रहते हुए कार्य के दौरान अयोग्य हो जाते हैं तब भी उन्हें भुगतान किया जाता है। एम्प्लॉयज़ हु बिकम टेम्पोरेरीली और परमानेंटली डिसेबल ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ आर एंटाइटल्ड टू गेट द कैश बेनिफिट्स। और इसी के साथ साथ उन्हें मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि होम विजिट बाय डॉक्टर्स एंड ट्रीटमेंट एज ए पेशेंट इन हॉस्पिटल। तो इस तरीके के उन्हें हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं। इसके बाद में वॉलंटरी अरेंजमेंट्स भी एम्प्लॉयर के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग हेल्थ मेंटेनेंस सर्विस, इमरजेंसी केयर, ऑन द जॉब ट्रीटमेंट केयर, हेल्थ काउंसलिंग, मेडिकल सुपरविज़न, इसी के साथ साथ एक्सीडेंट एंड सिकनेस प्रिवेंशन, इसी के साथ साथ हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉय कॉलोनीज़ एंड रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। इस तरीके की अरेंजमेंट्स एम्प्लॉयर के
द्वारा एम्प्लॉयज़ के लिए किए जाते हैं। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं जिनकी बात हम फर्दर क्लास में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज के बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ हम ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।